बीजेपी के सदस्यता अभियान ने 2014 का आंकड़ा पार कर लिया है। प्रदेश बीजेपी में सदस्यता का आंकड़ा 90 लाख तक पहुंच गया है। यह बीजेपी की अब तक की सबसे ज्यादा सदस्य संख्या है। बीजेपी सदस्यता अभियान औपचारिक रूप से पूरा कर लिया गया, लेकिन अब भी सदस्य बनाए जा रहे हैं। टारगेट से दूर, लेकिन टूटा 2014 का रिकॉर्ड। राजस्थान में 90 लाख मेंबर ही बना सकी बीजेपी। केंद्रीय नेतृत्व ने दिया था 1 करोड़ का टारगेट। राजस्थान बीजेपी सदस्यता अभियान का टारगेट पूरा नहीं कर पाई है। हालांकि बीजेपी ने साल 2014 का आंकड़ा पार कर लिया है। प्रदेश बीजेपी में सदस्यता का आंकड़ा 90 लाख तक पहुंच गया है। यह बीजेपी की अब तक की सबसे ज्यादा सदस्य संख्या है। बीजेपी में सदस्यता अभियान की शुरुआत 3 सितंबर को हुई थी। उस दिन प्रदेश में बीजेपी की सदस्यता संख्या को 0 कर दिया गया था। इससे पहले प्रदेश में बीजेपी के करीब 1 करोड़ 36 लाख सदस्य थे। बीजेपी सदस्य कैसे बने, इसके लिए 2 तरह से व्यवस्था की गई थी, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से मेंबर बनाए गए। अब तक करीब 90 लाख ही सदस्य बनाए जा चुके हैं। इस आंकड़े से बीजेपी पदाधिकारी खुश हैं। इसकी वजह साफ है कि अभियान ने पिछले आंकड़े को पार कर लिया है। इससे पहले 2014 और 2019 में सदस्यता अभियान चलाया गया था। इसमें साल 2014 में 87 लाख सदस्य बनाए गए थे। वहीं 2019 में करीब 58 लाख मेंबर्स बनाए गए थे। लिहाजा 10 साल के समय में सबसे ज्यादा सदस्य बनाए गए हैं। राजस्थान के अंदर 10,000 के लगभग प्रतिदिन सदस्य अभी भी बन रहे हैं और संगठन पर्व का कार्य क्योंकि चालू हो गया है, इसलिए अब ये जो सक्रिय सदस्य बने हैं ये सभी कार्यकर्ता संगठन पर्व में, कोई कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष बनेगा, कोई मंडल अध्यक्ष बनेगा, कोई जिला अध्यक्ष बनेगा, कोई प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। इस प्रकार से हमारा संगठन पर्व का प्रारंभ है। इधर कई क्षेत्रों में ऑनलाइन सदस्यता के बाद ऑफलाइन सदस्यता भी चलाई गई, जिससे आंकड़ा बढ़ा, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई। इस बार सदस्यता बनाने का तरीका कठिन रहा। इस बार जिसने मेंबरशिप ली उसका पूरा फॉर्म भरा गया, जिसमें फोन नंबर के साथ मेल आईडी के साथ ही तमाम जानकारी फीड की गई। इस कठिन प्रक्रिया के बाद 90 लाख सदस्य बने हैं, जो किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। हाल के जो सांसद है उन्होंने ऑनलाइन अपनी स्वयं के आईडी से 75,000 सदस्य बनाए। अविनेश महर्षि जी हैं, उन्होंने 22,000 ऑनलाइन सदस्य बनाए और दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन मिलाकर राजस्थान का सदस्यता अभियान लगभग 90 लाख के आसपास है। पिछली बार 2 टुकड़ों में हमारा सदस्यता अभियान हुआ था, 2014 और 2019। 2014 में 87 लाख सदस्य बने थे। 2019 में कोविड के चक्कर में कम रह गए थे। किसी भी पार्टी और संगठन के लिए उसके कार्यकर्ता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। शायद यही वजह है कि बीजेपी अपने संगठन के दम पर ही 2028 के विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव में जीत का दम भर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। नए साल में अजमेर विद्युत वितरण निगम कंज्यूमर के लिए बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली के बिल हर महीने देने की प्रक्रिया नए साल में शुरू हो जाएगी। अब तक बिजली के बिल 2 महीने अंतराल में भेजे जाते थे, लेकिन अब बिजली के बिल रोडवेज बसों के टिकट की तरह हाथों हाथ मिल सकेंगे। राजसमंद में इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। देखिए इस रिपोर्ट में। नए साल बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। अब हाथों हाथ मिलेगा बिजली का बिल। अब हर महीने बिजली का बिल मिलेगा। पहले भुगतान करने पर मिलेगी छूट। नए साल में अजमेर बिजली वितरण निगम लिमिटेड बिजली बिलिंग प्रणाली में बदलाव करने जा रही है। अब तक बिजली के बिल 2 महीने के अंतराल पर भेजे जाते थे, लेकिन अब निगम ने इसे हर महीने भेजने का फैसला किया है, जिससे कंज्यूमर को रीडिंग के तुरंत बाद ही हाथों हाथ बिजली बिल मिल जाएगा। खास बात यह है कि बिल जमा कराने की तारीख से 10 दिन पहले भुगतान करने पर 0.35% और 7 दिन पहले 0.15% की छूट मिलेगी। योजना को धरातल पर उतारने के लिए विभाग कितना संजीदा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजसमंद में
निगम ने एआरओ, जेईएन और फीडर इंचार्ज समेत कुल 150 कर्मचारियों की ट्रेनिंग दी है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य बिलिंग की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाना भी है। सर बिल हम एक ब्लूटूथ प्रिंटर रहेगा, हमारा ब्लूटूथ थर्मल प्रिंटर होगा, उसके हम एक मोबाइल देंगे फीडर इंचार्ज को, एक मोबाइल और एक ब्लूटूथ प्रिंटर रहेगा। उसके अकॉर्डिंग वो जैसे ही मोबाइल में वो रीडिंग पंच करेगा, रीडिंग पंच जैसे मीटर का फोटो भी लेना पड़ेगा उसको, उसकी जीपीआरएस लोकेशन भी रहेगी। तो उसको क्या है, कंज्यूमर को हर 100 मीटर के दायरे में दूसरी बार बिलिंग करने जाएगा तो भी उसके दायरे में जाके ही बिलिंग कर पाएगा और ऑन द स्पॉट वो बिल जारी कर देगा। जैसे ही रीडिंग डालते ही उसके पास प्रिंटर रहेगा और कंज्यूमर को बिल हैंड टू हैंड दे देगा। और इसके बाद अब हम पहले कंज्यूमर एबीवीएनएल में बिलिंग बाई मंथली होती थी, अब हम मंथली बिलिंग करेंगे। ये ब्लूटूथ से कनेक्ट रहती है मोबाइल। अब हर महीने बिल आने से जहां कंज्यूमर्स को भी बिल जमा करने में आसानी होगी, वहीं उन पर आर्थिक भार भी कम होगा। हर महीने बिल मिलने से उपभोक्ता समय पर भुगतान कर सकेंगे और लेट फीस से बच पाएंगे। इसके अलावा ऑन स्पॉट रीडिंग और बिलिंग से गड़बड़ियों की संभावना कम होगी। ये प्रक्रिया कितनी सफल हो पाती है और उपभोक्ताओं को इससे कितनी राहत होती है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि एबीवीएनएल राजसमंद जिले के साथ ही अपने पूरे जोन में एक नए साल के साथ ही अब बिजली के बिलिंग की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है, जिसमें हाथों हाथ स्पॉट बिलिंग की सुविधा मिल पाएगी। अलकेश सनाटी, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। झीलों के शहर उदयपुर की कुदरती फिजा एक बार फिर देसी विदेशी सैलानियों की सौंधी आवक से महक उठी है। दरअसल सर्दी की छुट्टियां और नए साल के स्वागत के लिए देश और दुनिया से टूरिस्ट की बंपर आवक लेक सिटी में हो रही है, जिसके चलते न केवल यहां के पर्यटन स्थल आबाद हो गए हैं, आपको भी दिखाते हैं झीलों की नगरी के दिलकश नजारे। नीली झीलों का शहर, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस और ऐसे ही कई नामों से 7 समंदर पार तक अपनी पहचान बनाने वाले उदयपुर में पर्यटन सीजन परवान पर है। सर्दी की छुट्टियों और नए साल के स्वागत के जश्न में शामिल होने बड़ी तादाद में देसी विदेशी सैलानी लेक सिटी का रुख कर रहे हैं। टूरिस्ट की बंपर आवक के चलते शहर के तमाम पर्यटन स्थलों पर मेले जैसा माहौल है। बात चाहे फतेह सागर की हो या फिर पिछोला झील की, नजारा मोती मगरी का हो या फिर सिटी पैलेस का, सुखाड़िया सर्कल हो या फिर सहेलियों की बाड़ी, हर तरफ पर्यटकों की आवक ने शहर के ट्रैफिक तक की फिजा को बदल दिया है। लेकिन इन सब से परे सैलानी कुदरती खूबसूरती वाले इस शहर में आकर खुद को धन्य समझ रहे हैं। दरअसल लेक सिटी उदयपुर के चारों ओर करीब 14 से ज्यादा छोटे बड़े जलाशय, झील और तालाब हैं। ऐसे में यहाँ झीलों में बोटिंग को लेकर भी खास इंतजाम किए हैं, जो सैलानियों को खूब रास आ रहे हैं। हम है तो हरियाणा से, कुरुक्षेत्र से, बट हम माइन ऑर्डर से हैं और हम 28 को आए थे। आके हमने कुछ प्लेसेस एंजॉय किए, जैसे सिटी पैलेस, मानसून पैलेस और सहेलियों की बारी। अच्छा लगा काफ़ी आके। वी वांट टू विजिट अगेन। उदयपुर आज फर्स्ट टाइम निकले हैं, कल आए हैं यहाँ पे, कल यहाँ पे पहुँचे हैं, पहुँच के अभी आज ये फर्स्ट राइड है, बहुत मजा आया। उदयपुर बहुत खूबसूरत लग रहा है, इतना पहाड़ देख के तो दिल खुश हो गया है। बस न्यू ईयर सेलिब्रेट क्या करेंगे? न्यू ईयर तो अभी शायद माउंट आबू पे करेंगे। यही नहीं, इस टूरिस्ट सीजन में पर्यटन के रफ्तार पकड़ने से इस व्यवसाय से जुड़ा हर व्यक्ति बेहद खुश है। पर्यटन स्थलों की सैर कराने वाले गाइड हों या फिर सैलानियों को बोटिंग का लुत्फ दिलाने वाले नाव संचालक, हर कोई पर्यटकों की लेक सिटी में आवक से चहक उठा है। पर्यटक पिछले साल से अच्छे आ रहे हैं, इस साल और अगले साल और भी बढ़ेंगे। जैसे कि मौसम ऐसा हुआ, जैसे कश्मीर के जैसे एक वादिया जैसे लग रहा है, बहुत सुहाना मौसम चल रहा है। पर्यटन अच्छा चल रहा है, जैसे कि स्पीड बोट हमारे पास अवेलेबल है फतेह सागर के अंदर, और नॉर्मल बोट भी अवेलेबल है, और टूरिस्ट बहुत ही एंजॉय स्पीड बोट का ज्यादा एंजॉय करते हैं। लिहाजा लेक सिटी में न्यू ईयर पर सेलिब्रेशन को एंजॉय करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से और दुनिया भर से टूरिस्ट यहां पहुंच चुके हैं। उदयपुर में सर्दी का यह मौसम कश्मीर जैसा एहसास करा रहा है। अरावली की खूबसूरत वादियों के बीच बसे इस शहर में सैलानियों की बहार ने पर्यटन व्यवसाय को फलने फूलने का भरपूर मौका दिया है। उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और ये खबर कोटपुतली से। कोटपुतली में ऑपरेशन चेतना जारी है, कभी भी चेतना बाहर आ सकती है। चेतना के करीब पहुंची एनडीआरएफ की टीम।
मौका स्थल पर हलचल तेज हो गई है। 3 साल की चेतना को बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने वाला है। अंतिम चरण में है चेतना का रेस्क्यू। तो अब तक का राजस्थान का सबसे लंबा बोरवेल रेस्क्यू लगभग 200 घंटे होने वाले हैं। आज से कुछ दिनों पहले चेतना 3 साल की बच्ची इस बोरवेल में जा गिरी थी और पिछले लगभग 200 घंटों से उसे निकालने की कवायद जारी है। एक बार लगा कि जल्दी चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि खुदाई के समय नीचे चट्टान आ गई है और चट्टान की कटाई या उसे तोड़ने में काफी समय लगा। एक्सपर्ट टीमों को बुलाया गया, अलग अलग जिलों से बुलाया गया, बल्कि दूसरे प्रदेश से भी टीमों को यहां पर बुलाया गया। अब जाकर टीम ने एनडीआरएफ और रेस्क्यू के बाकी सदस्यों ने यह बताया है, ये जानकारी साझा की है कि बस थोड़ा सा समय और चेतना के पास पहुंचने में और कुछ ही समय के अंदर चेतना को बाहर निकाला जा सकता है। यानी अब से कुछ और थोड़ा समय लग सकता है अगर चट्टान की अंतिम कटाई पूरी हो चुकी होगी तो। मेरा नाम तेजा सोनी है। मैं वो चेकना बोरवेल में फंसी हुई है ना, उसको जल्दी से बाहर निकलिए आइए, क्योंकि मैं लोगों को भी ये कहना चाह रही हूँ बोरवेल को खुला ना छोड़िए, हम छोटे बच्चे गिर जाएंगे, इसलिए चेकना को जल्दी से बाहर निकालिए जी। और ये खबर जैसलमेर से, जहां मोहनगढ़ इलाके में जमीन धंसने से पानी का बहाव अब थम चुका है। रविवार देर रात अचानक प्राकृतिक तरीके से ही पानी का बहाव बंद हो गया। हालांकि अभी भी इस जगह किसी भी वक्त रिसाव फिर से शुरू हो सकता है। ऐसे में जमीन के नीचे जहरीली गैस का भी रिसाव हो सकता है। जमीन धंसने और विस्फोट होने की संभावना बनी हुई है, इसलिए कलेक्टर ने क्षेत्र में धारा 163 लगाई थी, जो कि अभी भी प्रभावी है। पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया है। जिस जगह पर धरती से पानी की धारा फूट पड़ी थी, इसलिए वहां पर धरती में समाये ट्रक और बोरिंग मशीन निकालने के लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी नहीं चलाया जा रहा है। तो इस पानी का बहाव अब रुक चुका है। पिछले बोरिंग के दौरान पानी अचानक से जमीन से फूट पड़ा। पिछले 2 दिनों के अंदर यह पानी लगातार बहकर बाहर आ रहा था। गांव वाले परेशान थे, प्रशासन को सूचना दी गई और अब अचानक ही यह पानी रुक गया है। हालांकि पानी जरूर रुक गया है, लेकिन एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अभी गांव वालों को या आसपास के लोगों को इधर से गुजरने के लिए मना किया है। धारा 163 यहां पर लगाई गई है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इस पानी बहने के दौरान जो ट्रक यहां पर पहुंचा था बोरवेल की खुदाई के दौरान, वो पूरा पानी में समा चुका है। एक जेसीबी इस पूरे पानी के अंदर नीचे समाई हुई है। फिलहाल उन्हें भी बाहर नहीं निकाला जा रहा जब तक इस सैंपल्स की रिपोर्ट नहीं आ जाएंगी, पूरे तथ्य सामने नहीं आ जाते। हालांकि यह अंदेशा भी जताया जा रहा है कि कुछ जहरीली गैस फिर से बाहर आ सकती है, पानी फिर से बाहर आ सकता है, कोई विस्फोट भी यहां पर हो सकता है। इसके चलते आसपास से लोगों के गुजरने पर रोक लगाई गई है, प्रतिबंध लगाया गया है। पिछले 3 दिन से काफी ज्यादा तेज बहाव हो रहा था और उसको रोकने के लिए हमने प्रशासनिक स्तर पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में सारे प्रयास किए और जो कुछ भी कर सकते थे हमने किए। विशेषज्ञों की टीम ने बुलाई, उन्होंने अपने सैंपल है वो एकत्रित किए। की घटना हुई थी? पानी घटना सब ये ट्यूबवेल खोदया, खोदते खोदते के 808 फुट मत गया बिन टाइम वो साफ पीने वास्ते कोई बैठा था। पानी निकलने की वजह की तरह पानी तो घर वास्ते ट्यूबवेल खोदा गया कृषि वास्ते। हाँ, तो नीचे ज्यादा गहर हो जाने के बाद में गैस आ गई। सिरोही में जिला कलेक्टर के रेन बसेरे के निरीक्षण के नाम पर खानापूर्ति हुई। न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत के दौरान लोगों ने कहा, भीषण सर्दी में लोगों को प्रशासन राहत देने में नाकाम साबित हो रहा है। राहत देने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हुई है। सर्दी से बचने के लिए प्रशासन तमाम प्रकार के दावे करता है। जिला कलेक्टर खुद जो है मौके पर रेन बसेरों का निरीक्षण किया। उन निरीक्षण के बाद में
अब जनता की जुबानी जानेंगे कि वह निरीक्षण कहाँ तक काबिज हुआ। सर्दी की वजह से यहाँ कोई प्रशासन ने कोई कुछ किया नहीं है, वैसे तो व्यवस्था दिख ही नहीं रही है, सब ऐसा ही पड़ा है, कचरा वचरा है, सब पूरे है। ये सुनता नहीं है, ये सुना सुबह ब्रेकआउट में चले जाऊँगा। कितने बजे है ट्रेन? ये सुबह बज जाती है। कितने बजे? मंगलवार बज जाती है सुबह, इसमें जाऊँगा। सर्दी से बचने के लिए किसी प्रकार का कोई उपयुक्त जो है कोई वातावरण नहीं है, ना किसी प्रकार का कोई व्यवस्था की गई है जिससे कि यहाँ पर आने वाला यात्री भी जो है इस भीषण सर्दी में, कड़कड़ाती सर्दी में खुले में रहने को जो है मोहताज है। आइए जानते हैं कि इस तमाम दावों की पड़ताल में यहाँ के जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो कर्मचारी क्या हाल है बयान करते हैं कैमरे के सामने। सर आप बताएं कि यहाँ पर प्रशासन जो है तमाम दावे करती है कि रेल बसेरे करेंगे, यात्रियों के लिए सर्दी से बचने के लिए कोई बिस्तर उस्तर लगाएंगे, कोई व्यवस्था की गई है? नहीं सर, कोई ऐसी नहीं की है। यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, उनको बचने के लिए कलेक्टर ने जो आदेश दिए हैं नगर परिषद को कि यहाँ पर रेन बसेरा लगाया जाए, बिस्तर दिए जाए, अलावकाश लगाया जाए जिससे लोगों को राहत मिले, क्या कोई ऐसी व्यवस्था है यहाँ पर? नहीं सर, इस साल में तो कोई नहीं है, बस आने वाले साल में मतलब पहले कई साल के अंदर मतलब थी यहाँ पे रेन बसेरा बनाया हुआ था और थी, इस साल में कोई नहीं है। अभी आगे कोई माली समाज धर्मशाला कहते हैं, वहाँ पे कोई रेन बसेरा बनाया हुआ है, इस साल में यहाँ नहीं है, वहाँ बनाया हुआ है। कि किस प्रकार सिर्फ कलेक्टर जो है खाना पूर्ति करते हुए नजर आ रही है। कड़ाके की सर्दी में पिछले साल 3 लोगों की मौत भी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी जो है प्रशासन जो है जागा नहीं है, यहाँ कुंभकर्ण की नींद सोता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज 18 के लिए प्रतीक सोलंकी, सिरोही। झुंझुनू में ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया और 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मौके पर तस्दीक करवाने के लिए चोरों को उसी ज्वेलरी की दुकान पर ले गई, जहां से आरोपियों ने करीब 2.5 लाख रुपए के जेवरात चुराए थे। पुलिस तीनों आरोपियों को थाने से मुख्य मार्गों से होते हुए मलसीसर बस स्टैंड पर ज्वेलरी की दुकान तक पैदल लेकर पहुंचे। इस दौरान पूरे रास्ते में तीनों आरोपियों ने हाथ जोड़े और चोरी करना पाप है कहते हुए नजर आए। वारदात करने वाला मास्टरमाइंड साजिद खान था, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग में घाटा होने के कारण परेशान था। घाटे को पूरा करने के लिए उसने अपनी पत्नी के जेवर भी गिरवी रख दिए थे। इसके बाद उसने चोरी की योजना बनाई। उसके लिए यूट्यूब पर शटर काटना और तिजोरी तोड़ना सीखा। योजना में उसने दोस्तों को शामिल किया और चोरी में 50% का हिस्सा देने की बात कर प्लान में अपने साथ उन्हें शामिल किया। सोनी ज्वेलर्स पे लूट हुई थी और वहाँ चोरी करके चौकीदार को धक्का मार के वो भगे थे। उसमें 2 लोग थे जो नकाबपोश थे, जिनमें से एक सूरजगढ़ का है और एक नवलगढ़ का है। उन दोनों ने ही वो ताले तोड़ के और वहाँ से कम 3-4 लाख रुपए का माल लेके गए थे। हमने माल से ही उनको पकड़ा है। एक बिसाऊ कस्बे का भी लड़का है, उसका रोल ये है कि उसने उनको खाना खिलाया था और उसकी जो इंटेंशन है उसके बारे में हम जांच कर रहे हैं, किस लेवल तक का उनका इंटेंशन है। वो यद्यपि चोरी में वो साथ नहीं था, लेकिन चोरी करने वालों के। भरतपुर के ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के कुलपति का एक छात्र ने रास्ता रोक लिया। छात्र ने उनका रास्ता रोककर उन्हें घेर लिया और हाथ पकड़कर बोला, आपने मेरी डिग्री को कैंसिल क्यों किया? मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया? इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने और पुलिस ने मामले को शांत करवाया। जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम को खत्म होने के बाद कुलपति रमेश चंद्रा ऑडिटोरियम से बाहर निकले तो इसी दौरान छात्र विष्णु खेमरा ने उनका रास्ता रोक लिया। घटना को लेकर छात्र विष्णु ने बताया कि कुलपति ने मेरी बीए की डिग्री कैंसिल कर दी। इसके लिए मैं राज्यपाल से भी मिला, मुझे आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक मेरी डिग्री को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। मैंने आज कुलपति से कहा कि मेरी डिग्री को कैंसिल क्यों किया गया और भविष्य क्यों खराब किया गया। आपने इससे पहले उनसे मुलाकात की थी? काफ़ी बार मुलाकात की। मैं राज्यपाल महोदय से मिलकर आया था। राज्यपाल महोदय ने भी मेरे को 8 दिन का टाइम दिया था, 8 दिन में इसका खुलासा करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास, लेकिन जिस तरीके से मैंने मेहनत की 2020 में मैंने पूर्व कुलपति के द्वारा मैंने डिग्री प्राप्त की थी, पूर्व राज्यपाल के द्वारा मेरी डिग्री खराब कर दिया। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? क्या किया है डिग्री? मैं दर भटक रहा हूँ और एक नेता के पास गया, उसके पास गया, फिर भी लगातार इस तरीके से मेरा जीवन खराब किया है इन्होंने। आज राज्यपाल से मुलाकात हुई थी यहाँ पर? नहीं, ऐसे तो राज्यपाल से मुलाकात नहीं हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था पहले भी। एसआई भर्ती परीक्षा ऐसा सवाल बन गया है जिसकी गूंज साल भर सुनाई थी। अब तक इस परीक्षा के भविष्य को लेकर कंफ्यूजन है।
राज्य सरकार के कई मंत्री न्यायोचित फैसला करने की बात कह रहे हैं। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा अब भी परीक्षा को रद्द करने की बात पर अड़े हैं। माना जा रहा है कि 6 जनवरी को सरकार के जवाब के साथ ही सब कुछ साफ हो जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। क्या एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं? 2024 का जवाब 2025 में होगा। साल 2025 की शुरुआत में सवाल का जवाब। बीजेपी पेपर लीक के मुद्दे को हवा देकर सत्ता में आई। अब सत्ता में आए 1 साल से ऊपर हो चुका है। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर अंतिम फैसला सरकार अब तक नहीं कर पाई। इस मुद्दे पर हमेशा चर्चाओं में रहे मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर परीक्षा को रद्द करने की बात दोहरा दी है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, इस मामले को लेकर अब भी मैं मुखर हूं। अब परीक्षा को रद्द करने का फैसला मुख्यमंत्री के हाथ में है। उन्होंने फिर दोहराया कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए। मैं तो अब भी मुखर हूं। देखो, जिस एसओजी को जांच दी उस एसओजी ने पेपर रद्द करने का कह दिया, पुलिस हेडक्वार्टर ने कह दिया, एडवोकेट जनरल ने कह दिया, कैबिनेट सब कमेटी ने कह दिया। अब ये तो मुख्यमंत्री जी के हाथ में ही कब इसको रद्द करेंगे। और यहाँ तक इंट्रोगेशन में आ गया कि एक मेंबर बाबूलाल ने 30 दिन पहले पेपर रामूराम रायका को दे दिया। अब 30 दिन पहले जो पेपर मिल गया वो कितनी जगह गया होगा, तो वो तो जांच का विषय है। लेकिन ये भर्तियां रद्द होनी चाहिए, मैं अब भी कह रहा हूं। राज्य सरकार को हाईकोर्ट में जवाब पेश करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन अब तक 4 सप्ताह से ज्यादा का समय गुजर चुका है। कोई जवाब पेश नहीं किया गया। आरोपियों के बचाव पक्ष और भर्ती रद्द करने वाला पक्ष दोनों की ही अपनी अपनी दलीलें हैं। भर्ती रद्द करने की मांग करने वाले अभ्यर्थियों के वकील एडवोकेट हरेंद्र नील ने कहा, भर्ती रद्द होनी चाहिए। अब तक हुई नियुक्तियां निरस्त करने के साथ ही परीक्षा फिर से होनी चाहिए। आरोपियों के वकील एडवोकेट वेदांत ने कहा, अब तक करीब 26 आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। जमानत मिलने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ ऐसा सबूत सामने नहीं आया है कि ये अभ्यर्थी नकल में शामिल थे। वो 2 हफ्ते की समय सीमा पूरी हो गई है। अब इसकी जो दूसरी सुनवाई, जो भी इफेक्टिव सुनवाई है, वह 6 जनवरी को हो सकती है। तब हम कोर्ट के सामने यह अपना पक्ष रखेंगे कि सरकार की ओर से इतना समय बीत जाने के कारण भी जवाब नहीं आया है, जिसके कारण जो अभ्यर्थी हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इस प्रकरण को देखा, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करी थी एसओजी ने, ये कहते हुए कि जो एसआई पेपर भर्ती थी 2021 की, उसमें मास लेवल पे लीक हुआ था और लीक के कारण लोगों में जितने भी ट्रेनीज़ अभी कुछ हैं उसमें वो सब लोग मतलब चीटिंग के माध्यम से सेलेक्ट हुए थे। तो उस एफआईआर के बाद इन लोगों ने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जांच करी। जांच करने के बाद चार्जशीट पेश हुई। चार्जशीट पेश होने के बाद आज का स्टेटस ये है कि जिन पे मोबाइल के द्वारा पेपर पढ़ के एग्ज़ाम देने का आरोप था, उन सबको कोर्ट ने जमानत पे रिहा कर दिया है। एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करना है या नहीं, ये राज्य सरकार के लिए बड़ा फैसला है। इसके कई कानूनी पहलू भी हैं। एसओजी की जांच और कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश के बाद राज्य सरकार के पास परीक्षा को रद्द करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अब देखना होगा राज्य सरकार कोर्ट में क्या और कब तक जवाब पेश करती है। न्यूज़ 18 से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट।